हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक के चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वह बर्नौलीज थ्योरम है, यानी बर्नौली का प्रमेय। हम जानते हैं कि अगर कोई द्रव प्रवाहित होता है तो उसमें तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। पहला स्टैटिक एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा हमने पढ़ा था प्रेशर एनर्जी। तो बर्नौली ने इन्हीं तीनों ऊर्जाओं के बारे में, किसी द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसी के बारे में हमने बताया है कि अगर कोई द्रव स्टडी फ्लो हो रहा हो किसी पाइप में तो टोटल एनर्जी जो होती है, यानी तीनों ऊर्जाओं का योग प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। इन्होंने यही कहा था कि जिस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं कि एक पाइप है, सुंडाकार है, टेपर्ड है, यहाँ पर इसका व्यास अधिक है और यहाँ पर व्यास कम है, तो उन्होंने बताया कि अगर कोई भी द्रव स्टडी फ्लो हो रहा है तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का मान या तीनों शीर्ष का योग इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि वेग क्या है, v1 है, एरिया यहाँ पर a1 है और यहाँ पर आधार तल से इस काट की ऊंचाई क्या है, z1 है। इसी प्रकार से हम अगर सी डी काट की देखें, सेक्शन की देखें, तो यहाँ डेटम लाइन से इसकी हाइट जो है वह z2 है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का टोटल एनर्जी है और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वह इक्वल है। तो इस प्रकार से बर्नौली का प्रमेय क्या है, अपरिवर्ती प्रवाह में यानी स्टडी फ्लो में द्रव की किसी निश्चित संहति की संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष सभी बिंदुओं पर समान होता है, जबकि घर्षण या अन्य कारणों से ऊर्जा की हानि न हो रही हो। यानी स्टडी फ्लो के अंतर्गत सभी बिंदुओं पर जो टोटल एनर्जी होती है वह समान होती है, चाहे हम इस बिंदु पर टोटल एनर्जी निकाल लें, चाहे इस बिंदु के, यानी कि इस पाइप में किसी भी बिंदु पर हम अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो सभी का योग हर जगह समान होगा। ये नहीं है कि यहाँ पर इसका टोटल एनर्जी कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर जो टोटल एनर्जी होगा वह समान होगा। अगर हम जैसे अगर यहाँ पर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी क्या होती है, दाब ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग ही टोटल एनर्जी होती है। अगर हम इस बिंदु पर मान ले रहे हैं टोटल एनर्जी कितनी है, यह z1 क्या होता है, स्टैटिक एनर्जी, p1 अपान ρg क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, और v1 अपान 2g इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं, हेड के रूप में यह लिखा गया है। और इस काट पर CD काट पर z2 क्या है, स्टैटिक हेड है, p2 अपान ρg क्या है, प्रेशर हेड है, और v² अपान 2g क्या है, वेलोसिटी हेड। तो दोनों यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी का योग कितना है, यह है, और यहाँ पर टोटल एनर्जी का योग यह है। देख रहे हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है। अब तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर अगर स्टडी फ्लो हो रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर जो टोटल एनर्जी होगा वह कांस्टेंट होगा। तो इस प्रकार से जो बर्नौली का प्रमेय है वह ऊर्जा की अविनाशता यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए अब हम इस बर्नौली के प्रमेय को प्रूफ करेंगे कि कैसे सभी बिंदुओं पर ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी का मान समान होता है। अब आइए हम लोग बर्नौली के प्रमेय को प्रूफ करते हैं कि किसी प्रवाहित द्रव में प्रत्येक बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का यानी कि दाब ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमने एक पाइप लिया है, ठीक है, कैसा है, असमान अनुप्रस्थ काट की। जैसे जैसे चित्र बना हुआ पहले हम उसे लिखते चलते हैं। माना एक असमान काट की का पाइप है, ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह कैसे है, झुकी हुई रखी हुई है,
यानी इसकी इस सिरे की ऊंचाई अलग है और इस सिरे की ऊंचाई अलग है। तो हम काट ए पर, यहाँ पर ए बी, काट ए बी पर हम नोट कर ले रहे हैं, काट ए बी पर यहाँ पर द्रव का वेग निकाल ले रहे हैं। पहले हम पाइप का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। काट ए पर पाइप का क्षेत्रफल हम मान ले रहे हैं A1 है। यहाँ पर जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका वेग हम मान ले रहे हैं V1 है। ठीक है, वेग क्या है, V1 मान ले रहे हैं। और यहाँ पर जो दाब तीव्रता है उसको हम P1 मान ले रहे हैं। ठीक है, दाब तीव्रता हम P1 मान ले रहे हैं। इसी प्रकार से हम काट CD पर भी इसका क्षेत्रफल, वेग और दाब तीव्रता लिख लेते हैं। अब काट CD पर पाइप का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, A2 हम मान ले रहे हैं। ठीक है, और वेग V2 और दाब तीव्रता कितनी है, दाब तीव्रता P2। और यहाँ से हम एक बिंदु मान ले रहे हैं इसको X और यहाँ पर Y। ठीक है, मिड पॉइंट ले रहे हैं तो इसकी हम हाइट मान लेते हैं Z1 है। ठीक है, और ऊंचाई हम मान लेते हैं, ऊंचाई H कितनी है हम मान लेते हैं Z1 है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, आधार तल से ऊंचाई हम लेते हैं, ऊंचाई इसकी हम मान ले रहे हैं Z2 है। इतना हमने नोट कर लिया। अब जब द्रव प्रवाहित हो रहा है तो हम मान ले रहे हैं कि जब द्रव प्रवाहित हो रहा है तो T समय में द्रव प्रवाहित हो करके वह ए बी काट से A डैश B डैश पर पहुंच जाता है। तो द्रव T समय में प्रवाहित होकर काट AB से कितनी दूरी पर है, L1 दूरी पर, L1 दूरी चलकर A डैश B डैश पर पहुंच जाता है। यानी कि जब द्रव प्रवाहित होता है तो हम मान लेते हैं कि जो द्रव है AB काट से T समय में L1 दूरी चल करके A डैश B डैश पर पहुंच जाता है। अब इसी प्रकार से CD काट पर भी हम लिखेंगे कि T समय में CD से L2 दूरी चलकर C डैश पर पहुंचता है। ठीक है, इतना हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB और A डैश B डैश के बीच जो द्रव है उसका हम भार निकाल लें। ठीक है, अब AB तथा A डैश B डैश के बीच द्रव का भार बराबर क्या होता है, M इंटू G होता है। यह होता है ना द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो M क्या है, घनत्व गुणे आयतन हो जाता है, इंटू G। कहाँ से हमने इसको लिखा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन से। तो यहाँ पर तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन हो जाता है। हम जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व मान ले रहे हैं वह रो है, तो इसको हम लिख सकते हैं रो G। और यहाँ पर ये आयतन भी क्या है, आयतन है।
तो हम आयतन को क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल गुणे लंबाई या ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर हम लंबाई ले रहे हैं तो यही होता है। तो यहाँ पर इस काट का जो क्षेत्रफल है, ए बी काट का क्षेत्रफल वह कितना है, ए है। तो यहाँ पर हम A1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A1, और यहाँ पर दूरी कितना चल रहा है, L1, तो हम इसको L1 लिख दिया। ठीक है, ए किसके बराबर है, W के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं W/ρg = A1 L1। इसको हम लिख करके समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, फिर इसी प्रकार से सी डी तथा सी डैश बी डैश के बीच का जो द्रव का भार है, इसी प्रकार सी डी तथा सी डैश डी डैश के बीच द्रव का भार कितना हो जाएगा, W बराबर A2L2 ρg, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वह A2 है और जो दूरी चला है L2 है। तो इस प्रकार से यहाँ इतना हो जाएगा। तो W/ρg बराबर L2 A2 L2। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब सातत्य समीकरण से क्या हो जाता है कि A1 L1 बराबर A2 L2। सातत्य समीकरण से क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका हम देख रहे हैं ये वाला बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो ये भी बराबर होगा W/ρg बराबर A1 L1 बराबर A2 L2। ठीक है, इतना हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी काट पर जो दाब तीव्रता है P1 है। इस P1 के कारण यहाँ पर ए बी पर जो लगाया गया बल है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी काट पर यानी सेक्शन पर दाब तीव्रता P1 के कारण द्रव पर लगाया गया बल हम F1 मान लेते हैं। बल बराबर क्या होता है, दाब तीव्रता गुणे क्षेत्रफल यानी P1 गुणे A1। यह कहाँ से आया, यानी दाब तीव्रता बराबर क्या होता है, F/A होता है। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, P × A हो जाएगा। यह हो गया। अब यहाँ पर हम इस बल द्वारा जो यहाँ पर ए बी काट पर बल लग रहा है, इसी बल के कारण जो द्रव ए बी काट से L1 दूरी पर आ रहा है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य, तो यानी F1 बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि जो द्रव है इसी बल के कारण ए बी से L1 दूरी चल कर के A डैश B डैश पर आ रहा है। तो क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल कितना है, P1 A1 और दूरी कितनी है, L1 है। तो हम इसको L1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार सी डी काट पर कार्य निकाल लें। सी डी काट पर द्रव पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर दाब तीव्रता P2 है, तो P2 और क्षेत्रफल कितना है A2 और दूरी कितनी चली गई है द्रव द्वारा L2। तो हमने L2 लिख लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो
यहाँ पर जो द्रव जो तीव्रता यानी दाब तीव्रता लगी हुई है इसकी दिशा किधर है, इधर की तरफ है, और यहाँ पर इसकी दिशा किधर है, बाईं तरफ लगी हुई है, यानी अपोजिट दिशा में लगी हुई है। और यहाँ पर दाब तीव्रता अधिक होगा और यहाँ पर दाब तीव्रता कम होगा, क्योंकि यहाँ पर दाब का मान अधिक होगा इसलिए, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक है, यहाँ पर क्षेत्रफल कम है इसलिए दाब का मान कम होगा। यहाँ पर इस प्रकार से जो अगर हम नेट कार्य निकाल लें, नेट कार्य कितना होगा, नेट कार्य, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P1 A1 L1 माइनस P2 A2 L2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने A1 L1 और A2 L2 यहाँ से हम देख रहे हैं कि यह क्या है, बराबर है, तो यहाँ से हम A2 और L2 के जगह A1 L1 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया P1 A1 L1 माइनस P2 A1 L1। अब इसमें से A1 L1 कॉमन ले लें, तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसको, अगर हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं तो समीकरण 3 से यहाँ पर हमने इस मान को A2 L2 की जगह A1 L1 रखा है, यहाँ से हमने रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम A1 L1 कॉमन ले रहे हैं, तो A1 L1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2 यह बचेगा। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। नेट कार्य बराबर कितना हमें मिल गया, A1 L1 यानी कि ब्रैकेट में P1 माइनस P2। यह जो है ऊर्जा हानि होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कार्य किसके द्वारा किया गया है, द्रव द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से यह जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा, जो नेट कार्य प्राप्त होगा, वह क्या होगा, वह ऊर्जा हानि होगी। तो यह क्या हमें मिला है, ऊर्जा हानि, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मान अधिक होगा यहाँ पर कम होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो द्रव द्वारा किया गया कार्य होगा वह ऊर्जा हानि होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से नेट कार्य कितना है, नेट कार्य हमें प्राप्त हो गया है A1 L1 P1 माइनस P2, ठीक है। हमने एक समीकरण पढ़ा था कि W/ρg बराबर A1 L1 बराबर A2 L2, इसको हमने देखा था। तो यहाँ पर A1 L1 की जगह हम W/ρg लिख सकते हैं, पीछे हमने इस समीकरण को देखा था, तो वहीं से हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं W/ρg P1 माइनस P2। यह क्या है, ऊर्जा हानि है, ठीक है, ऊर्जा हानि। अब आइए हम लोग AB काट पर स्थैतिक ऊर्जा निकाल लेते हैं। अब AB काट पर स्थैतिक ऊर्जा, ठीक है। अगर हम जैसे निकाले थे कि स्थैतिक ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है, तो 1 न्यूटन द्रव के लिए हमने निकाला था कि जो ऊर्जा होती है कितना होता है, Z/1 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर AB और A' के बीच जो द्रव है उसका भार कितना है, W है। तो यहाँ पर W भार की जो स्थैतिक ऊर्जा होगी वह कितनी होगी, W × Z1 होगा, ठीक है। अब यह AB काट पर निकल गया, और इसी प्रकार से CD काट पर भी हम निकाल लें। CD काट पर द्रव की स्थैतिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, W × Z2, क्योंकि द्रव समान होगा, जितना द्रव इसके बीच में जितना द्रव का भार होगा उतना द्रव का भार CD और C' D' के बीच होगा सातत्य समीकरण से।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चीज़ कि यहाँ पर जो Z1 का मान अधिक है और यहाँ पर Z2 का मान कम है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं Z1 इज़ ग्रेटर देन Z2। तो इस प्रकार से हम स्थैतिक ऊर्जा हानि निकाल लेते हैं। स्थैतिक ऊर्जा हानि कितनी हो जाएगी, अधिक में से हम कम को घटाएंगे तो WZ1 माइनस WZ2। तो यहाँ पर W कॉमन है, भार कॉमन है, समान है, तो WZ1 माइनस Z2। यह क्या है, ऊर्जा हानि है और यह भी क्या है, ऊर्जा हानि है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो द्रव का वेग है V1 है और यहाँ पर द्रव का जो वेग है वह V2 है। तो अब हम गतिज ऊर्जा को भी निकाल लें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB का क्षेत्रफल कितना है, A1 है और यहाँ पर जो द्रव का वेग है वह V1 है। इसी प्रकार से CD काट का एरिया कितना है, A2 है और यहाँ पर वेग V1 है। तो W भार के AB काट पर हम निकाल लेते हैं। AB काट पर W भार की गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, WV²/2G हो जाएगा। ठीक है, यानी V1 यहाँ पर है तो V1 लिख देंगे, वेग क्या है, V1 है। इसी प्रकार से CD काट पर W भार की गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, WV²/2G। यहाँ पर गतिज ऊर्जा में लाभ होगा क्योंकि वेग यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा में लाभ, गतिज ऊर्जा में लाभ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेग ये वाला क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर WV²/2G माइनस WV1²/2G। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो V2 है ज़्यादा है V1 से, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर क्षेत्रफल अधिक होता है वहाँ पर वेग कम होता है और जहाँ पर क्षेत्रफल कम होता है वहाँ पर वेग अधिक हो जाता है। तो अब यहाँ पर W कॉमन है तो हम W कॉमन ले लिए, तो W कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V2²/2G माइनस V1²/2G। ठीक है, अब जितना ऊर्जा हानि है उनको हम एक तरफ लिख दें और जो ऊर्जा लाभ है उसको एक तरफ लिख दें। तो इस प्रकार से ऊर्जा हानि, ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा हानि बराबर ऊर्जा लाभ, जितना कुल ऊर्जा लाभ है उसको बराबर होगा, क्योंकि ऊर्जा क्या होता है यह, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। तो जितना ऊर्जा हानि होगा उतना ही ऊर्जा लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा हानि क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि W/ρg फिर क्या है P1 माइनस P2 प्लस यहाँ पर भी स्थैतिक ऊर्जा हानि कितनी है, WZ1 माइनस Z2 और ऊर्जा लाभ कितना है, W फिर क्या है V2²/2G माइनस V1²/2G। इतना हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं W सभी में है तो W क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा P1/ρg माइनस P2/ρg प्लस Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर V2²/2G माइनस V1²/2G। अब माइनस वाले को एक तरफ ले रहे हैं और प्लस वाले को एक तरफ ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहे हैं
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z1 ये लिख दिए, फिर प्लस P/ρg, और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस V1² यहाँ पर Z2 माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, Z2 प्लस यहाँ पर माइनस P2/ρg है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, P2/ρg, और यहाँ पर प्लस V2²/2g। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो काट AB पर स्थैतिक ऊर्जा कितना है, Z1 है, दाब ऊर्जा कितना है, P1/ρg है, और यहाँ पर वेलोसिटी हेड कितना है, V1²/2g है। इसी प्रकार से CD पर जो स्टैटिक हेड है वह Z2 है, और प्रेशर हेड P2/ρg है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी हेड है V2²/2g है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ की टोटल ऊर्जा और यहाँ की टोटल ऊर्जा क्या है, इक्वल है। तो इस प्रकार से जो बर्नौली का प्रमेय है कि प्रत्येक बिंदु पर जो दाब ऊर्जा होती है वह समान होती है, तो इस यहाँ पर हम प्रूफ भी इसका कर लिए। अब आइए हम लोग बर्नौली प्रमेय की सीमाओं को देखते हैं। पहला है, द्रव अपरिवर्ती, असंपीड्य तथा अश्यान होना चाहिए। यानी बर्नौली का प्रमेय कब फॉलो होगा पूर्णतः, जब प्रवाह अपरिवर्ती यानी स्टडी हो। स्टडी का मतलब ये है कि किसी एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और द्रव कैसा होना चाहिए, प्रवाह असंपीड्य होना चाहिए। असंपीड्य का मतलब ये है कि द्रव के प्रत्येक बिंदु पर जो द्रव का घनत्व है और आयतन नहीं बदलना चाहिए। यानी कि जो घनत्व यहाँ पर है वह घनत्व प्रत्येक बिंदु पर समान होना चाहिए। तापमान या इस प्रकार के परिवर्तन से उसके घनत्व में कोई अंतर नहीं आनी चाहिए। और अश्यान होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो द्रव प्रवाहित हो उनके लेयरों के बीच में जो श्यान घर्षण बल लगता है या घर्षण बल लगता है वह नहीं होना चाहिए, जो कि ऐसा संभव नहीं है। द्रव की गति प्रवाह काट के सभी बिंदुओं पर समान होनी चाहिए। यानी बर्नौली प्रमेय के सीमाओं के अंतर्गत क्या है कि जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसके अनुप्रस्थ काट के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे पाइप है, ये पाइप है, ठीक है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, वेग समान होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पाइप के दीवार के संपर्क में जो द्रव के कण होंगे उनका वेग अलग होगा, जो बीच में होंगे उनका वेग अलग होगा। तो यानी कि जो द्रव प्रवाहित हो रहा है सभी कणों का वेग समान होना संभव नहीं है। तो इसलिए जब हम बर्नौली प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो मीन वेलोसिटी को लेते हैं। यदि गुरुत्व के अतिरिक्त कोई बल द्रव पर कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा से संबंधित पद भी बर्नौली प्रमेय में जोड़ते हैं। यानी कि अगर गुरुत्व बल के अतिरिक्त कोई अन्य बल कार्य करता है तो हम बर्नौली प्रमेय में अतिरिक्त पद को जोड़ देते हैं। चौथा है, विक्षुब्ध प्रवाह की दशा में द्रव की ऊर्जा में कुछ हानि होती है, अतः इससे संबंधित पद भी बर्नौली प्रमेय में जोड़ देते हैं। यानी जब प्रवाह के इस प्रकार का होता है, विक्षुब्ध प्रवाह होता है, तो विक्षुब्ध प्रवाह की स्थिति में ऊर्जा में हानि होती है। इस स्थिति में हम ऊर्जा हानि से संबंधित जो पद होता है उसको हम जोड़ देते हैं। अब आइए हम लोग बर्नौली प्रमेय के व्यवहारिक प्रयोग को देखते हैं कि बर्नौली प्रमेय कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इससे संबंधित चैनल प्रवाह, पाइप, स्वतंत्र जेट प्रवाह से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी जब द्रव का प्रवाह, खुली चैनल का मतलब नदी, नाले, नहर में पानी का प्रवाह हो या द्रव का प्रवाह हो, पाइप में द्रव का प्रवाह हो, स्वतंत्र जेट प्रवाह से संबंधित जो समस्याएं होती हैं हम बर्नौली प्रमेय के द्वारा सॉल्व करते हैं। फिर इस प्रमेय का सर्वाधिक उपयोग द्रव विसर्जन मापने में के उपकरण में होता है। यानी कि जो बर्नौली प्रमेय है इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर करते हैं, जिस उपकरणों द्वारा
जिन उपकरणों द्वारा क्या विसर्जन मापा जाता है, डिस्चार्ज मापा जाता है, वहाँ पर बर्नौली प्रमेय बहुत अधिक फॉलो होता है। तो किस किन उपकरणों में किया जाता है? वेंचुरोमीटर हो गया, आरफिस मीटर हो गया, प्रवाह नाजल, पिटाट ट्यूब और पेडंटल नली में बर्नौली प्रमेय पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बर्नौली से संबंधित बर्नौली प्रमेय को और उसके सत्यापन को भी देखा और उसके अनुप्रयोग और उसकी सीमाओं को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।